हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें अपन देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा टाइम डाउट होते हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी टॉपिक में हार मान जाते हैं कि आईआईटी हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चे, अगर आपको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं बताई जाए चीज़ें तो आप किसी भी टॉपिक को देख के ये बोल सकते हो कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, पर उसमें आपका कसूर नहीं है। दिक्कत ये होती है अगर चीज़ें प्रॉपर सीक्वेंस में बताई जाएं तो वो बहुत सिंपल होती है और बाकी चीज़ों को उनमें मिक्स नहीं किया जाए। पर होता क्या है कि सब चीज़ें एक ही बार में बता दी जाएं तो वो नहीं समझ में आता बच्चों को। और ये वो टॉपिक है जो बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं जब 10th से 11th में आता है। तो इस टॉपिक को आईआईटी लेवल तक लेके जाना तो वो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो इसलिए ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 to IIT बिल्कुल बेसिक से शुरू करके आईआईटी एडवांस तक जाएंगे। और उसका बेनिफिट आपको ये है कि आप अगर एवरेज भी रहे, जैसे लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई, तो भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और अगर आपने एडवांस वाले क्वेश्चन अभी नहीं किए तो वो फिर कभी होंगे नहीं, बाद में आप कर लोगे तो फीलिंग नहीं आएगा, मतलब दूसरा टफ क्वेश्चन फिर नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वाले भी मिलेंगे और सो कॉल्ड इंटरेस्टिंग यूट्यूब वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे और एडवांस भी मिलेगा। तो ये वैसा ही है एग्जैक्ट जैसा एक बिल्कुल एवरेज बैच या टॉप बैच में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर मैं टॉप बैच की बात करूंगा तो एक दो सिंपल वाले क्वेश्चन मैं वहां नहीं कराऊंगा। तो ये इस टाइप से है कि सिंपल वाले क्वेश्चन भी हैं, बाकी सब कुछ है। तो ऑफलाइन को एग्जैक्ट, क्योंकि ऑफलाइन में रिजल्ट अच्छा आता है, उसका रीजन ये होता है। तो उसके लिए सब चीजें यहाँ पे मैंने इंक्लूड की। देखो ऑफलाइन में क्या होता है, जिस दिन पढ़ाया जाता है उस दिन आपको डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो क्या सर आप वो दे रहे हो? बिल्कुल, इस वीडियो के साथ में आपको मिलेगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा अपना चेंज ये है कि हर 2 वीडियो के बाद मिलेगा। उसका रीजन ये है कि 2 वीडियो में अपन इतना मैटर कंटेंट कवर करते हैं कि उसके बाद आपको मिल जाए तो आपको भी थोड़ा अच्छा होगा। और काफ़ी कोचिंगों में ऐसा भी होता है कि वैसे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद डीपीपी मिलती है, तो वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा कोचिंग में होता है। और सर फिर वो डीपीपी डिस्कस की जाती है क्या? बिल्कुल, आप देख लो ऑफलाइन कोचिंग में डिस्कस होती है तो वो भी डिस्कस होंगी। सर उसके लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है मंडे को 8:15 बजे, जिसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मंडे को आपके जितने डाउट्स है वो पूरे पूछ सकते हो आप। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। तो शुरू करें। और ये टॉपिक मैंने बता दिया क्या लेवल है इसका, कि सबसे ज्यादा बच्चे इसी टॉपिक में फंसते हैं और बहुत से लोगों का तो सपना यहीं चूर चूर हो जाता है। तो ऐसा ना हो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और चीजें हम सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं, बस वही सबसे मैथ को पढ़ने का सबसे खतरनाक राज वही है कि अगर आप बच्चे को सिस्टमेटिक बताओगे तो सब कुछ याद रहेगा, नंबर भी आएगा, समझ में भी आएगा, मेहनत बच्चे का बहुत कम लगेगा। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्या होता है वो सबको समझ में आता है कि एक तरफ क्वाड्रेटिक होगा, एक बार वो इनइक्वालिटी वाला साइन होगा। अब यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अपने को 2 रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट है, तो उनको अपन यहाँ यूज करने वाले हैं। और मैं अगर बहुत अच्छी बात बोलूँ तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा स्टडी कर लेंगे तो भी ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद ही रखने हैं, तो भी ये रिजल्ट्स याद ही रखने। तो अगर अपन अभी इनको याद कर लेंगे, रिमेंबर ऑलवेज, देखो भाई। और मेन प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होती है ना आईआईटी में, कि सर किस वाले चीज को हमें रिमेंबर करना है, मतलब किसको याद रखना है और किसको अंडरस्टैंड करना है। जो बच्चा ये चीज में डिफरेंस कर गया ना वो आईआईटी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सब समझने लग गए ना तो आपसे आईआईटी का पेपर टाइम पे होगा और 3 साल तो आपको एक सब्जेक्ट को समझने में लग जाएंगे, तो वो फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आईआईटीएन के दिमाग में कि मुझे क्या याद करना है, क्या समझना है। इनका एक मैं छोटा सा रूल आपको दे देता हूं, जो समझ में नहीं आए उसको याद कर लो, जो याद नहीं हो रही हो उसको समझ लो, खत्म। इतना ही है बच्चे।
और ये रूल अगर आप किसी भी, चाहे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, मैथ, तीनों एक ही रूल पे होती है आईआईटी की, कि क्या याद करना है, क्या समझना है। और इसका रूल ये है, जो याद नहीं हो उसको समझ लो, जो समझ में नहीं आए उसको याद कर लो, खत्म। अब याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक में आपने 4 फॉर्मूले याद कर लिए, आज तो याद हो गए पर एग्जाम वाले दिन याद आएंगे क्या वो? तो ये भी जरूर साथ साथ एक बात देखना कि जो मैं फॉर्मूला आज याद किया हूँ, क्या मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद में याद आएगा ये? तो ऐसे मत कर लेना। तो वो मैं, पर दिक्कत यही है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी चीज में होते हैं कि याद क्या करना, समझना क्या है। इसलिए अपने लेक्चर्स में आपको राज मिलेगा, रिमेंबर ऑलवेज। कुछ चीजें होती है मैथ्स में और वो कि उनको हमेशा ही याद रखना होता है, तो वो अपन क्लियरली बताएंगे आपको। क्लियर है बात? तो सुनो फिर, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस देन दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो अगर अपन इस क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये देखो एक्चुअल में फैक्टर करने का एक तरीका है, मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हो तो इस वाले फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, और कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा ही ट्रू है, ये हमेशा ही एक फॉर्मूले की तरह यूज होता है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। और इसका प्रूफ बच्चे एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से बताया गया है क्वाड्रेटिक वाले लेक्चर्स में। तो यहाँ बिना फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहां से कुछ नहीं मिल जाना आपको। और मैं तो ये बोल चुका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के बाद भी आपको याद ही करना है, तो आज ही कर लो। हाँ, दूसरा ये है, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर डी तो जानते ना, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी डिस्क्रिमिनेंट जानते ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये इफ डी लेस देन 0 एंड ए पॉजिटिव, अगर डी लेस देन 0 है बच्चे एंड ए पॉजिटिव है, तो इसका वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर डी लेस देन 0 है और ए पॉजिटिव है, तो इस पूरे का वैल्यू कैसा आएगा बच्चे? पॉजिटिव आएगा। और डी लेस देन 0, देखो मेन बात ये है, डी लेस देन 0 इधर भी है, डी लेस देन 0। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है और ए का वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू भी कैसा आएगा बच्चे? नेगेटिव। तो यहां पे एक बात देखना, ये याद कैसे रहते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी नेगेटिव आ जाए, डी नेगेटिव आ जाए, उसके बाद अगर ए पॉजिटिव हो, तो इसका ये कैसा रहता है? पूरा का पूरा ही पॉजिटिव रहता है। और अगर डी नेगेटिव आ जाए, उसके बाद अगर ए क्वाड्रेटिक का जो ए है वो नेगेटिव हो, तो इसका वैल्यू कैसा रहता है बच्चे? नेगेटिव रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ऐसा रिजल्ट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और इसका ज्यादातर यूज होता है अदर टॉपिक्स में, अदर टॉपिक्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो डी नेगेटिव आ जाए, उसके बाद ए नेगेटिव हो, तो इस पूरे का साइन कैसा? ये हमेशा ही कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगर ए नेगेटिव हो तो ये हमेशा नेगेटिव, ए पॉजिटिव हो तो ये हमेशा ही कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? तो ये 2 बातें हैं जो अपन इस पूरे लेक्चर में यूज करेंगे। इनका प्रूफ बता चुका हूं क्वाड्रेटिक में 2-2, 3-3 तरीके से। अगर अभी मैं ट्राई करूंगा प्रूफ देने की कुछ भी, तो उसमें ना तो कोई फीलिंग आएगा, ना ही समझ में आएगा। तो इसलिए ऐसी बेहुदी बातें ना करें। अरे सर आईआईटी करने जा रहे हैं, तो मैंने पहली लाइन क्या बोली? आईआईटी का मतलब ये स्मार्ट वर्क, क्या याद करना है, क्या समझना है। और किसी भी आईआईटीएन से पूछ लेना, अगर जो बच्चे इस बात को जितना जल्दी समझ गए वो कर गए, और नहीं समझे उनसे बस की बात नहीं है। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं फिर। अब क्वाड्रेटिक के इनइक्वालिटी में बच्चे 2 बातें। पहली बात कि फैक्टराइजेशन हो जाए। देखो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना था, तो मैं क्या चाहता हूं? इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मतलब मैं ऐसे ही तो करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। मैं क्या बनाऊंगा? एक तरफ 0 बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? एक तरफ 0 बनाऊंगा। यही तो करूंगा। अगर मेरे को इनइक्वालिटी को सोल्व करना है इसको, तो मैं क्या बनाऊंगा? एक तरफ 0 बनाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा? लीनियर फैक्टर। फिर मैं क्या करूंगा? लीनियर फैक्टर। तो इसने भी यही बोला फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन हो जाए। तो फैक्टराइजेशन हो जाए तो इसके फैक्टर करने आते हैं क्या बच्चे? इसके फैक्टर आई थिंक सबको करने आते हैं। कैसे करते हो बच्चे? स्प्लिट करके। क्या इसके फैक्टर कैसे करते हैं? स्प्लिट करके। आते हैं ना ये फैक्टर। अब बात ये है, इसके फैक्टर अपन कर लिए, फैक्टर आ गया तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर तो आ ही जाएगा -1 और 2। सर ये प्लस माइनस प्लस,
तो कौन सा लेना है, इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो इधर और इधर। सर ये आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये आंसर है। तो देखो बच्चे, अगर क्वाड्रेटिक है, अगर क्वाड्रेटिक है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फैक्टराइजेशन हो गया तो काम ही हो जाएगा अपना। अगर आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर पाए, अगर आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर पाए तो अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो इनइक्वालिटी सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ फैक्टर चाहिए, दूसरी तरफ जीरो चाहिए, तो जीरो बना लिया। अब ये वाली चीज आई थी, अगर इसके आप फैक्टराइज, इसको फैक्टर कर पाए तो काम हो जाएगा अपना, इसको फैक्टर कर पाए तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा ना उसमें। इसका तो फैक्टर कर पाए तो काम हो ही जाएगा, तो इसलिए इसके फैक्टर हो गए। अब सर पता कैसे चलेगा फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? तो देखो बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करे हो तो आपको देख के पता चल जाएगा फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, या आप जब स्प्लिट करने जाओगे थोड़ा सा सोचोगे तो पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चले तो देख लेना, ये अच्छे वाले फैक्टर उसी के आते हैं, स्प्लिट करने से आप कौन सी के फैक्टर कर सकते हो, जिसका डी परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे इस वाले क्वाड्रेटिक का डी क्या है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो डी की वैल्यू कितना है, -1 का होल स्क्वायर -4a इंटू सी, तो ये कितना है 1 और +8, तो ये 9। तो देखो डी जो है परफेक्ट स्क्वायर, जब डी परफेक्ट स्क्वायर आता है तभी अच्छे वाले फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए इसके देखो अच्छे वाले हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी परफेक्ट स्क्वायर है तो अच्छे वाले फैक्टर्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये तो यही बोल रहा है, अगर आप फैक्टराइजेशन कर पाए तो वही पहले वाला तरीका लग जाएगा अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसको इनइक्वालिटी सोल्व करना। अब इसमें ये तो फैक्टर हो ही रखा है, इसका फैक्टर करना है, तो x स्क्वायर -2ax -8। अब इसका फैक्टर आप स्प्लिट करके करने की कोशिश करोगे तो आपको स्प्लिट हो जाएगा, आपकी लैंग्वेज में बात करो तो ऐसे, अदरवाइज तो इतना जल्दी फैक्टर आप कर सकते हो। तो फैक्टर हो गया, इसका भी अच्छे वाला फैक्टर हो गया, देख लो। और इसका अगर आपको करना है कि क्यों हो गया ये, तो उसका लॉजिक ये, इसका डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, डी इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो बाकी तो अपना, अगर फैक्टर हो गया तो अपना काम तो हो जाएगा बच्चे, अगर फैक्टर हो गया तो अपना काम तो हो गया। तो बात सीधी सी यही है, अगर फैक्टर हो गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब बोलो यहाँ पे क्या कब जीरो हो रहा है, 4 पे, ये कब जीरो हो रहा है -2 पे, ये कब जीरो हो रहा है 3 पे। किसी पे क्रॉस साइन पुट करना गया, किसी पे क्रॉस साइन पुट करना गया नहीं, किसी सब एक एक बार है, कोई क्रॉस साइन पुट नहीं करना, इधर वाले का साइन लाना होता है, क्या बोलो साइन, इसका एक, इसका एक, इसका -1, तो सर -1, तो मतलब नेगेटिव आ गया यहाँ का साइन, यहाँ का साइन नेगेटिव। कैसे लाए रहे वो शॉर्टकट, इसका एक, इसका एक, इसका एक, एक्स कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, -1 आ रहा है तो इसलिए माइनस का साइन, फिर बदलते जाओ सर, कौन सा लेना है, इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 कहां मिल रहा है, यहाँ इक्वल टू, ये 0 कहां हो रहा है, 4 पे, 4 पे और -2 पे, और कहीं 0 हो रहा है कि, और कहीं 0 हो रहा है कि, बिल्कुल नहीं हो रहा सर। तो x बिलोंग्स टू -2 से 3, आंसर लिखना आता है ना बच्चे, ये आंसर है। तो इतना इजी है। तो इन क्वेश्चन से अपन क्या सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, अगर बच्चे फैक्टराइजेशन हो जाए तो कोई पंगा ही नहीं, अगर फैक्टराइजेशन हो गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा कर लो। अब बात यही आती है कि अगर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हो जाए तो वो तो बहुत ही सिंपल चीज है। दिक्कत कहां आती है बच्चों को, जब वो फैक्टराइजेशन नहीं कर पाए, इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो सुनो। अगर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन नहीं हो तो फिर ये करना होता है, फैक्टराइजेशन नॉट वर्किंग, फाइंड डी, पहला स्टेप क्या निकालो, डी निकालो। अगर आपका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो डी निकालो, उससे आपको सब कुछ हो जाएगा। डी निकाला, इफ डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब उसके उस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही बोला, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इफ डी 0 या 0 से बड़ा है देन यूज, ये वाले का यूज कर लेंगे, और अल्फा बीटा क्या है, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स है। इफ डी लेस देन 0 देन डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई,
अगर d लेस देन 0 है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। d लेस देन 0 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, d लेस देन 0 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप, वो मैं समझाऊंगा। बस अभी देखो यहां से, इफ a पॉजिटिव है तो अगर d लेस देन 0 आ गया उसके बाद a पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो अपनी बात हुई थी। और अगर a नेगेटिव है तो ये भी कैसे रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो देखो अगर अपने को किसी का साइन पता चल गया तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसको भी कर सकते हैं, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है। ये बात क्लियर है सर? ये तो क्लियर है। तो देखो बच्चे ऐसे ही चलती है चीजें। अगर किसी के बारे में अपने को पता चल गया तो उसको अपन चैन से रहने नहीं देते। जैसे इसका मेरे को साइन पता चल गया तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसा ही होता है। तो इसलिए बहुत सिंपल है, फ्लो समझो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का फ्लो समझो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करो। अगर फैक्टराइज हो जाए तो अच्छी बात है, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो क्या कर लो, डी निकाल लो। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो क्या कर लो बच्चे, डी निकाल लो। फैक्टराइज नहीं हो तो क्या कर लो, डी निकाल लो। अगर डी पॉजिटिव आए तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके फैक्टराइज कर लेंगे। मतलब ये तो फैक्टराइज ही करने का तरीका होता है। अगर डी का वैल्यू धनात्मक आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको फैक्टराइज कर लेंगे। पॉजिटिव तो फैक्टराइज, नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई। नेगेटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दो रिजल्ट्स का यूज करके, क्योंकि अपने को साइन तो चाहिए होगा। और सर ये ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, आराम से सुन लो। तो फ्लो समझ में आ गया तो ठीक है, चलते। अब आप इसको सोल्व करने आओगे, इसको सोल्व करने आओगे तो इसको सोल्व करने के लिए 0 तो बनाओगे आप। अब आप करना चाहोगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर करने चाहोगे, स्प्लिट करने वाला मेथड लगाओगे तो वो नहीं लगेगा। और वो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड इसके साथ करोगे जब अकेले कमरे में, तो समझ में आ जाएगा कि ये मानने वाला तो नहीं है ना। मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे तो फिर बच्चे क्या करना है, फैक्टर नॉट हैपनिंग, इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे तो डी निकाल लो इसका। डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी का वैल्यू है -1, तो डी कितना आ रहा है बच्चे इसका, 9 + 4 दैट इज 13। फैक्टर नहीं हो रहे तो डी निकाला, डी 13 आया। इससे भी समझ में आ गया, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे। मतलब अच्छे वाले फैक्टर कब आते हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर हो। तो नहीं है इसलिए अच्छे वाले फैक्टर नहीं आने वाला। अगर पर डी कैसा आया बच्चे, डी कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर डी पॉजिटिव आया तो अपने को क्या यूज करना है, अपने को क्या यूज करना है कि a² + bx + c। अगर ये आपके पास है तो इसको लिख दो a × x - α x, ये लिखना है क्या। अगर डी पॉजिटिव आता है तो ये लिखना है। तो यहां पे आओ, यहां पे क्या लिखोगे, a1, a का मान तो 1 है, 1 × x - α x - β, x - α x - β, क्लियर है। x - α x - β, तो इसके फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इसकी रूट है, अल्फा बीटा इसकी रूट है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, x² + 3x - 1 = 0। तो रूट निकालने आते हैं क्या, -3 + -√b² - 4ac। फॉर्मूला याद है ना सबको, फॉर्मूला याद है ना अभी, अरे फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला सबको याद है क्या है। तो यहाँ क्या आता है बच्चे, b² - 4ac, वो d होता है क्या, वो d होता है क्या। देखो इसके अंदर जो आता है, अंडर रूट के अंदर आता है, वो d होता है क्या। d का वैल्यू तो अपन ने निकाल रखा है 13, 2 × 1, 2/1। तो इसलिए देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा एक स्पेशल रिक्वेस्ट अपन करना चाहते हैं। अगर आप एक ही टाइप से सोल्व करोगे तो ज्यादा इजी आएगा। मतलब जो दो रूट आए हैं अपने पास, दो रूट यहाँ पे आए हुए हैं, एक तो ये, एक रूट तो ये आ रहा है -1 - √13/2, और एक दूसरा रूट आ रहा है -3 + √13/2। तो बच्चे इनमें से छोटे वाले को अल्फा मान लेना हमेशा, सो दैट थोड़ा सा आपका अच्छा रहे। ये अपन ने माना है। ये देखो दो रूट्स आ रहे थे, एक -3 - √13/2, एक -3 + √13/2। तो छोटे वाले को अपन ने अल्फा माना, बड़े वाले को बीटा। ये बात क्लियर है क्या।
तो छोटे वाले को अल्फा, बड़े वाले को बीटा। तो अब बच्चे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के स्टेप्स ध्यान से सुन लेना, ये मैंने पूरा समझाया है। अपन पहला लाइन ये लिखेंगे, दूसरा ये लिखेंगे। तीसरा लाइन देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा छोटा है तो इधर आएगा, बीटा बड़ा है तो इधर आएगा। और इधर ही इधर का साइन कैसे लाएंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस माइनस प्लस। ध्यान से सुन लेना, x का कोफिशिएंट इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो प्लस का है ये भी प्लस का, तो इससे प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चाहिए, इसका वैल्यू कैसा, इसका वैल्यू कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां मिल रहा है, तो बच्चे आंसर कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, ये लिखोगे क्या बच्चे आंसर। तो देखो यहां तक कुछ भी नहीं किया मैंने, अल्फा अल्फा किसी का मान पुट नहीं किया, किसी का वैल्यू पुट नहीं किया, तो क्या लिखूंगा लास्ट में। अब जब आंसर आ गया तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा का वैल्यू -3 माइनस रूट 13/2 और यूनियन बीटा का वैल्यू -3 प्लस रूट 13/2 से इन्फिनिटी। तो ये आंसर है। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, सबसे ज्यादा परेशान किया बच्चों ने इस क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन ने बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे, क्लास में सबसे ज्यादा परेशान करता है। और अगर आपने ध्यान से बातें सुनी है तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, फैक्टर हो नहीं रहे थे तो डी निकाला, डी पॉजिटिव आया तो मैंने बोला था इस फॉर्मूले का यूज करके अपन फैक्टर करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज किया तो ये रूट्स आ गए, इस फॉर्मूले का यूज किया तो ये आ गया। फिर अल्फा छोटे वाला होता है अपने, बीटा बड़े वाला होता है, अल्फा को ये बीटा, ये मैंने ऐसा अज्यूम करा है सो दैट आपको यहाँ पे वैल्यूज ना लिखना पड़े, इसलिए छोटे वाले को अल्फा, बड़े वाले को बीटा, तो ये आ गया, ये आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दो, खत्म। क्लियर है ये बात, क्लियर है पक्का। तो एक और देखो और ध्यान से देखना इस बार, एक एक स्टेप, और समझ में आ गया तो बिल्कुल ट्राई करो। तो इसको बच्चे, इसको अगर अपन करें तो सबसे पहले आप फैक्टर करने की कोशिश करो, क्वाड्रेटिक तो है, फैक्टर करने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तब पता चलेगा नहीं हो रहे, फैक्टर करने की कोशिश करोगे तब पता चलेगा नहीं हो रहे। तो फिर डी निकालो, डी निकालोगे तो b² - 4a × c, तो ये आ रहा है 49 - 8 41। तो d आ गया प्लस, d का वैल्यू अगर प्लस आता है, d का वैल्यू प्लस आता है तो क्या यूज करना है बच्चे, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके तो 2 टाइम्स x - अल्फा x - बीटा। अब बच्चे एक यहाँ पे खास बात होती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था अपने पास, तो ऐसा यहाँ पे आज तो एक की जगह 2 लिखा हुआ है तो 2 आया है, कल को हो सकता है एक की जगह -2x² हो तो फिर तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसलिए अपन जब इनइक्वालिटी पढ़ना शुरू किए थे यहाँ पे कुछ था क्या, नहीं था, तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस 2 को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ले जाओ तो ये बचेगा x - अल्फा x - बीटा। क्यों, 2 तो धनात्मक है ना, 2 को इधर लाओ तो 0/2 0 हो जाएगा, तो ये आ जाए। तो यहां पे कल को -2 आ जाए, कुछ भी आए, देखो भाई जो लेफ्ट साइड में रखना है वो ओनली क्या होने चाहिए, लीनियर फैक्टर्स, ओनली और ओनली लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, उसके अलावा जो भी है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात आई समझ में। अब अपने को पता है अल्फा अपन किसको मानने वाले हैं, छोटे वाले को, तो अल्फा इधर बीटा इधर, तो अल्फा अपन मानने वाले छोटे वाले को, तो अल्फा इधर बीटा इधर। तो बोलो फिर एक एक बार आए तो ये प्लस माइनस प्लस, और कौन सा लेना है इस बार, ये नेगेटिव और 0, 0 कहाँ होगा, अल्फा पर, और कहाँ होगा, बीटा पर। तो इसलिए इस बार आंसर आ गया x बिलोंग टू अल्फा से बीटा। बस अल्फा बीटा निकालना बच गया। अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट, कौन सी इक्वेशन के, 2x² + 7x, इसको इक्वेशन मान लो, इसके रूट्स निकाल लो, तो x का वैल्यू आ रहा है -7 + -√। अब देखो रूट d आता है तो इसका वैल्यू 41 है अपॉन 2 × 2, ये 2 ना भूले बच्चे, ये 2 ना भूले। तो अल्फा किसको मानेंगे बोलो, अल्फा किसको मानेंगे, जो छोटा वाला है, छोटा वाला कौन है, -7 - √41/4। बीटा किसको मानेंगे, -7 + √41/4। ये अल्फा और बीटा अपन मानेंगे। तो बोलो
x बिलोंग्स टू -7 माइनस रूट 41/4 और -7 प्लस रूट 41/4, ये अपन आंसर। तो देखो बच्चे, बहुत सिंपल जर्नी है ये बहुत सिंपल जर्नी है। और ये जो फॉर्मूले अपन ने दो लिखे थे ये तो हमेशा याद रखने ही आपको, तो उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से अपन ये आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, और चाहे ये कहीं पे भी आ जाए। तो इसलिए, और बाकी देखो कई बार कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व, ये जो 2 क्वेश्चन सोल्व किए ना, ये और पीछे वाला, इनको सोल्व करने के सूत्र बता दिए जाएंगे, इनको सोल्व करने के सूत्र बता दिए जाएंगे। पर अगर आप ऐसे फॉर्मूले याद करने लग गए बच्चे, तो आईआईटी में ऐसे तो 1000 फॉर्मूले हैं, फिर याद ही नहीं होंगे कभी। और अभी तो आपको वो अच्छे भी लगेंगे। क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि आप ये एक टॉपिक पढ़ रहे हो। पर मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अगर आप ऐसे फॉर्मूले याद करने लगे तो फिर तो आप तो कॉनिक सेक्शन में आपकी नैया पार हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बच्चों को डाउट आता है, मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करके रखे होते हैं यही चीज कि किसी ने पढ़ाना शुरू किया, इसका अरे फॉर्मूला याद कर लो। अरे ऐसे ये तो 2 क्वेश्चन है, इनको याद करने लगे तो कितने क्वेश्चन याद करोगे? इसलिए और वो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे जब मैं इसको किसी के साथ मिला के लिख दूंगा, तब क्या काम करेगा? यही काम करेगा। तो इसलिए फॉर्मूले कुछ नहीं है। यहाँ मेथड देखो, ये समझ में आता है, खत्म। बाकी अगर आपको उन चीजों की फीलिंग है तो वो क्वाड्रेटिक में बहुत सिंपल सी चीज है इसको सॉल्व करना, पर वहां तक पहुंचे तब ना। और आगे वाले क्वेश्चंस तो ध्यान से सुनो, चीजें बहुत सिंपल है अगर सिस्टेमेटिक करते हो। इसलिए कोई फॉर्मूले नहीं, सीधा सीधा याद रखो। अदरवाइज जो फॉर्मूले याद करके बैठे हैं उनके लिए तो मैं x-3 लगा दूंगा या नीचे, तो अब कर लेना, तुम फॉर्मूले लगा लेना, किस पे लगा लोगे। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे, अगर x-3 नीचे लिख दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर x-3 माना लिख दिया तो क्या करेंगे? अगर इस वाले मेथड से करना है तो देखो बच्चे, फिर अपने को अल्फा का अप्रोक्सीमेट, अब 3 कहाँ आएगा? x-3 लिख दिया तो नीचे x-3 आ जाएगा, x-3 आ जाएगा। तो अब बताओ 3 को कहाँ लिखें? यहाँ लिखे, इसके आगे, इसके इधर, इसके इधर। तो इसलिए इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये तो जो भी है नेगेटिव है, और इसका वैल्यू भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो 3 फिर इधर आ जाएगा। तो फिर चीजें इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, अल्फा, बीटा और 3, तो फिर प्लस माइनस वो सब चेंज हो जाएगा। अगर फॉर्मूले याद करे हो तो कुछ नहीं होगा फिर इसमें। ये बात क्लियर है क्या? तो इसलिए बहुत सोच समझ के बनाए जा रहे हैं वीडियो। हाँ चलो आगे चलते हैं, बकवास नहीं करते। हाँ ये सॉल्व है, इसको सॉल्व करो। जब इसको फैक्टराइज करने जाओगे थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि नहीं हो रहे, तो तुम आओगे यहाँ पे कि सर फैक्टर तो नहीं हो रहे, तो फिर डी निकालो। डी निकालोगे b² - 4ac, तो ये 16 माइनस 36 दैट इज -20। सर डी नेगेटिव आया। अगर डी नेगेटिव आया था तो सर आप बार बार ये बोल रहे थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना वो भी बताया था। अगर डी नेगेटिव आ जाए तो इसका ए देख लेना। ए कितना है बच्चे? ए का वैल्यू 1 है, जो कि कैसा है? पॉजिटिव। इसका ए x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए x² + 4x + 9 ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और कब रहेगा? हमेशा ही। अगर डी नेगेटिव आ गया एंड ए पॉजिटिव आ गया, डी नेगेटिव आते ही अपने दिमाग में ख्याल आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसका साइन चाहिए। तो साइन चाहिए तो फिर एक का वैल्यू देखो प्लस का है, तो इसलिए इसका साइन भी प्लस करेगा। तो क्या लिखा हुआ है बच्चे? ये लिखा हुआ ऐसा है x² + 4x + 9 < 0। तो ये जो चीज है ये कैसी है बच्चे? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हो तुम? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की बातें कर रहे हैं। सर ने ये बोला डी नेगेटिव आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहां क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 0 में ये। इस पूरे को ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तो क्या पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तो साइन तो सेम रहेगा। अब बच्चे इसका वैल्यू बताओ। 0 के नीचे कुछ भी लिख दो।
अगर जीरो के नीचे आप पॉजिटिव नंबर लिखोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो के नीचे कुछ भी लिख दो तो जीरो ही आ जाएगा। ये 1 लेस देन जीरो। ध्यान से देखो, जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, जीरो के नीचे कुछ भी लिखो जीरो ही आएगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला। तो ये तो अपने को पता है ना पॉजिटिव है, तो जीरो में किसी पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। सर सोल्व क्या करें अब? देखो बच्चे, इसको पता चला ये कोरोना पॉजिटिव है तो इसको दूर भगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसके नीचे आ गया, समझ गए क्या? तो ये ध्यान रखो, अगर वो पॉजिटिव है, मतलब किसी को अगर पता चल गया कि ये पॉजिटिव है तो इसको यहां रहने नहीं देंगे, इसको भगा देंगे लोग। तो वही करा। अब ये तो पता नहीं कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है छोटा सा, अगर बी लेस देन ए हो, इस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, मान लो पॉजिटिव ही हो, तो यहाँ क्या बचता है, एक ही बचता है ना, और यहाँ ए बाई बी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ जीरो के तो किसी के दिमाग में नहीं आ रहा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो, अगर बी पॉजिटिव हो तो अपन ऐसा कर सकते हैं। तो यार सर 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 सोल्व करना था, सोल्व करने का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना था। सर एक्स तो है ही नहीं, और ऐसा बहुत बार होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर x बचे ही ना, x बचे ही ना, तो क्या देखते हैं जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स। तो ये कंडीशन कैसे बचा, ये क्या बोल रहा है, 1 लेस देन जीरो, एक लेस देन जीरो होता क्या ना, फॉल्स है, फॉल्स है, मतलब x, तो इसका मतलब ये बोलोगे क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है सर, मतलब ये x की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। अरे नॉट पॉसिबल को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5। अब बात करते हैं इसको दूसरा मेथड समझने का। अगर आप ध्यान से देखो, इसी को ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 लेस देन जीरो। और ये बात अपनी अभी भी हुई थी कि ये कैसा है, प्लस है, ये कैसा है, प्लस का है, कब, ऑलवेज। ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा ही प्लस का रहेगा, और ये है जीरो। तो ये क्या बोल रहा है, प्लस प्लस लेस देन जीरो, क्या ऐसा होता है, ध्यान से देखो, इसकी जगह क्या बोलो, प्लस, ये तो प्लस का है, प्लस लेस देन जीरो, ऐसा होता है, क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव लेस देन जीरो, तो ऐसा नॉट पॉसिबल। तो आप क्या बोलोगे, नॉट पॉसिबल सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। भाई ये तो सबको पता चलता है ना कि पॉजिटिव नंबर लेस देन जीरो नहीं हो सकता, पॉजिटिव लेस देन जीरो थोड़े होता है, नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। तो इसलिए x बिलोंग्स टू 5। तो इस लॉजिक से भी आप आंसर ला सकते हो, और ये लॉजिक भी बहुत काम का है आगे। अरे ऐसे लॉजिक बहुत शानदार होते हैं, इरेशनल इक्वलिटी तो चलती ही पूरी इन पे, काफी अच्छा टॉपिक है वो भी, तो उसको भी कवर करेंगे। बाकी ध्यान देखो, ये वाला लॉजिक भी समझने की कोशिश करो, क्लियर है, कर सकते हैं। तो ये अरे डी नेगेटिव आ जाए ना, तो इससे सुंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता कि डी नेगेटिव आते ही सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना खत्म, क्लियर, आराम से कर सकते हैं। लो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में आ गया तो इसका ट्राई करो बच्चे, बिल्कुल ट्राई करो, इसका ट्राई करो कि इसमें क्या करेंगे। तो इसका भी तुम फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, फिर पाओगे कि फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, फैक्टर तो नहीं हो रहा, तो डी निकालने की कोशिश करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 24, तो ये आ जाएगा माइनस 8। तो डी का वैल्यू आ जाएगा लेस देन जीरो। डी का वैल्यू कैसा आ गया बच्चे, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका नेगेटिव। डी नेगेटिव आते ही आपके मन में एक ही ख्याल आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए ए का वैल्यू बोलो माइनस का 2, ए नेगेटिव है इसलिए, ए नेगेटिव है इसलिए माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो क्या लिखा हुआ है बच्चे, क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 लेस देन जीरो, क्या लिखा हुआ है बच्चे, नेगेटिव। अगर किसी के बारे में मेरे को पता चल गया, वो उसका साइन पता चल गया, अगर किसी का नेचर आपको पता चल गया, या अगर आपने किसी को अपना नेचर बता दिया, तो रहने नहीं देंगे आपको लोग। तो इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 0 बाई माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3। देखो नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आई है क्या, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 0 बट्टे में नेगेटिव नंबर, 0 के नीचे कुछ भी लिखो 0 आना है, तो ये 1 ग्रेटर देन 0। तो सर सोल्व करना था, हम तो चाह रहे थे x के मान ले आए,
हम तो चाह रहे थे सोल्व करके x की वैल्यू लाएं। x तो गया, x गया तो आप सोचो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। x गया पर ये कंडीशन कैसा है? ट्रू। और हमेशा ही ट्रू है क्या? ऑलवेज ट्रू है क्या? तो मैथ में इस चीज को कैसे बोलते हैं? x बिलोंग्स टू r। मतलब x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो वो इसको हमेशा ही क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो इसका आंसर है x बिलोंग्स टू r। सोचने का दूसरा तरीका देखो बच्चे, अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से सोचूं, -2x² + 4x - 3, ये कैसा है बच्चे? नेगेटिव। ये कैसा है? 0। नेगेटिव लेस देन 0। क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव लेस देन 0। ऐसा होता है क्या? नेगेटिव लेस देन 0 ऐसा होता है क्या? होता है। अरे सर ये तो हमेशा ही होता है, ऑलवेज। ऑलवेज। और इस चीज को मैथ्स में क्या बोलते हैं? x बिलोंग्स टू r। तो बच्चे आंसर आ गया क्या दूसरे मेथड से? तो ये जिसमें डी नेगेटिव आ जाए बच्चे देखने की भी जरूरत नहीं है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं है। और बच्चे जो परेशान होते हैं वो इन्हीं में। क्या बोल रहे हो सर? कैसे आपको? अरे हमने 5 साल पढ़ाया ऑफलाइन में, तो पता है ना किस में परेशान होते हैं। और अब कौन सा नहीं पढ़ा रहे? अब भी पढ़ा ही रहे। बस फर्क इतना है, अगर आप उस मोड से पढ़ना चाहते हो तो आपको 1 घंटे के ये जो लेक्चर है ना, अगर आप चाहते हो ना कि ये फ्री में नहीं, अभी आप देख रहे हो सर फ्री में ऐसे ही डाल दिया होगा, तो मैं बता दूं, इस लेक्चर अगर मुझे एक बच्चे को पढ़ाना हो तो 1 घंटा इसमें लगेगा और 1000 रुपये उसके लगेंगे बच्चे। तो उससे भी ये अच्छे लेवल का कंटेंट है। तो ये जो है ना फ्री वाला, बच्चे फ्री का नहीं है। अगर आपको अफोर्ड कर सकते हो ना तो इसी लेक्चर को एक बच्चे को, पूरी क्लास को नहीं पढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं, एक बच्चे को पढ़ाने के 1000 रुपये लगते हैं। हाँ, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं। तो ये गलतफहमी मत रह जाना। और उससे भी शानदार कंटेंट है। बस अगर आपका वो माइंडसेट है ना कि मुझे करना है आईआईटी, तो बिल्कुल आपके लिए है। और आप देखो कोई जो टॉपिक आपके डाउट आ रहे हैं उसमें जाके देखो कि सर ने क्या बताया, तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। अब देखो कितनी क्वाड्रेटिक दे दूं मैं, 5 से मल्टीप्लाई करके। डर नहीं लगना चाहिए, एक एक को टेकल करना आना चाहिए। सर इसको तो बहुत बार देखा है, इसके तो फैक्टर ही हो गए, इसके तो फैक्टर ही हो गए सर, बहुत बार देखा है इसको, तो फैक्टर हो गए इसके। तो अब बात आती है दूसरी, क्या इसके फैक्टर होंगे? अगर आप इसको अब गौर से देखोगे तो इसको पाओगे इसके फैक्टर हो ही नहीं रहे। तो फिर आप क्या निकालोगे? इसका डी निकालोगे। डी क्या आएगा? b² - 4 ac होता है। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो 1 - 4 × a × c, तो ये आ रहा है -3। डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अपने दिमाग में एक बात चली, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसका ए देखा, ए कितना है? 1, जो कि कैसा है? पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव इसलिए x² + x + 1, ये कैसा रहेगा बच्चे? पॉजिटिव। और कब पॉजिटिव रहेगा? ऑलवेज। खत्म। तो सर ये वाला यहाँ आ गया, इसका तो फैक्टर हो गए, पहली क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो गए। दूसरी क्वाड्रेटिक के बारे में अपने को पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव है और ये लेस है। तो पॉजिटिव है तो क्या करोगे बच्चे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये तो 0 में ही चला जाएगा क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 × ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x - 2 और x + 1। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म है। सीधा नंबर लाइन बनाओ, सीधा नंबर लाइन बनाओ। कितना? -1 2 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू -1 से 2। खत्म। तो इतना जल्दी आंसर आ सकता है। 3-4 और क्वाड्रेटिक लगा दूं तो भी आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक वाले जो इनइक्वालिटी है उनकी कंसेप्ट्स पूरे कोशिश किए हैं कवर करने की। जहां पे आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करने सीखने, नेक्स्ट जो लेक्चर आ रहा है उसमें बहुत ही धांसू क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके, और पूरी इनइक्वालिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो वो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि 0 to IIT हीरो मतलब एडवांस लेवल तक जाते हैं या नहीं। बिल्कुल। और ये हर टॉपिक में हो रहा है, तो ये आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। तो इसलिए इस टाइप से आप अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सोचोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ भी याद नहीं करना। अरे सर वो 2 तो याद किए हमने, अरे बच्चे वो तो वैसे भी याद करने हैं क्वाड्रेटिक में।
क्लियर है? अगर माइंड क्लियर रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा कभी। और डीपीपी का आपको पता है 2 लेक्चर के बाद मिलेगी, तो अगले लेक्चर के बाद डीपीपी आने वाली है। पहली डीपीपी आई थी वो 4 लेक्चर के बाद मिली है आपको, और इसके बाद। तो क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।